डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का यहाँ पर इस सीरीज़ को, जिसमें कि हम अभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को, जिसमें कि हम देखेंगे किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से जो है इसका हमारे जीवन में क्या है इन्फ्लुएंस है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम गर्मियों में अपने कमरे में क्या करते हैं, दूध को अगर खुला छोड़ देते हैं, उसको फ्रिज पर नहीं रखते हैं, तो वो दूध कुछ ही समय के बाद ख़राब हो जाता है। साथ साथ हम ये भी कभी नोटिस करते हैं कि अगर हम कभी कोई लोहे की चीज़ है, कोई तवा है या कील है, उसको अगर क्या कर दें, बाहर छोड़ दें, बारिश में छोड़ दें या फिर नमी वाले स्थान पर छोड़ दें, तो कुछ समय बाद उस पर जंग लगने लग जाता है। साथ में जैसे कि हम खाना पकाते हैं या फिर हमारा सांस लेना, ये सब की जो सब चीज़ें हैं, ये हैं रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि हमारे जीवन से संबंधित हैं। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को ये किस प्रकार से होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, इसका अध्ययन हम करेंगे हमारे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि भाई पहले वो दूध था और वहाँ पर कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और एक नया पदार्थ बना जिसका हमने नाम दे दिया, वो है दही। भाई उसके गुण जो हैं बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अभी तक जो है दूध का अलग स्वाद था, दही का स्वाद अब खट्टा हो गया है। तो इस प्रकार ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और वो जो नए पदार्थ होते हैं उनके जो गुण होते हैं वे बिल्कुल अलग होते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनको बोल देते हैं हम अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट्स। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक कह देते हैं, और जो उस अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है, जिसका निर्माण होता है, उसे हम कह देते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। हमारा तो प्रयास है कि हम आपको समझाने का प्रयास करें। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारे जो एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दिए हैं कि बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हमारे डेली जीवन में भी होते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत सारे उदाहरण जो हैं जिनको हम नहीं बोल पाए हैं, तो आप उन उदाहरणों को कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये भी क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण हैं। जिस प्रकार भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, हमारा सांस लेना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये सारे के सारे जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको रासायनिक अभिक्रियाओं का पता कैसे चलता है, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई है उसका पता हमको कैसे चलता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पता हमको चलता है जब उसके अवस्था में, उसके स्टेज में जो है परिवर्तन हो जाता है, तब हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। साथ में जब उसके कलर में चेंज आ जाता है, अभिकारक के कलर में चेंज आ जाता है, तो हमको पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। साथ में अगर वहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज है, अगर वो ठंडे से गर्म हो गया है या गर्म से ठंडा हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। साथ में अगर किसी प्रोसेस में गैस का उत्सर्जन होता है, यानी कि गैस निकलती है, तो हम तब भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसका पता हमको इन कुछ परीक्षणों से पता चल सकता है। अवस्था परिवर्तन से, रंग परिवर्तन से, तापमान में परिवर्तन से, या फिर गैस के उत्सर्जन से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तनों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका पता हमको कैसे चलता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे
तो एक यहाँ पर समीकरण है जिसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। तो शब्द समीकरण का अर्थ ये होता है कि इनको हम शब्दों में लिखते हैं, मतलब जो भी हमारे अभिकारक, अभी हमने क्या बताया, अभिकारक कौन होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया है, तो ये हो गए आपके अभिकारक। तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है, इससे आपका एक नया पदार्थ बन जाता है जिसका नाम होता है जिंक सल्फेट, और इस अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आपके हो गए उत्पाद। तो आप रासायनिक जो परिवर्तन हैं उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, हम जो अभिकारक होते हैं उनको दाईं तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो हमारे उत्पाद बनते हैं उनको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। अब जो है इन रासायनिक जो समीकरण हैं इनको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, इसीलिए हम इनको रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि अभी हमने जो है इनको शब्दों के रूप में लिखा था। अब हम इनको इनके केमिकल नेम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे कि जिंक को हमने लिख दिया Zn, इसका जो केमिकल सिंबल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने लिखा H2SO4। तो जो इन दोनों अभिकारकों के रिएक्शन के फलस्वरूप जो है उत्पाद बनता है वो बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि एक अभिक्रिया हुई है। तो इस प्रकार हम रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम इन रासायनिक समीकरण जो है वह क्या है और इनको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी हुई है उसको समीकरणों के रूप में लिखना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो वही कहलाती है आपकी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में होता क्या है, हम तत्वों के जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हमने जिंक को Zn लिख दिया था, आपके सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख दिया था, तो उसी तरीके से हम इनको उनके प्रतीकों के रूप में, अभिकारक एवं उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के रूप में उनको लिखते हैं, और साथ साथ हम उनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। जैसे जिंक है वो जो है सॉलिड स्टेट में है, और इसके साथ साथ जो है हम इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। तो उस प्रकार बनी समीकरण को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन सब को भी हम तीर का जो निशान हम लगाते हैं इसके बीच में, उसके ऊपर या नीचे लिखते हैं। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें क्या है ताप की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेम्परेचर, और उसको हम त्रिभुज से भी दिखाते हैं, और साथ में हम वहाँ पर उसका टेम्परेचर भी लिख सकते हैं कि इसको जो है कितने ताप की आवश्यकता होती है इस रासायनिक समीकरण को। तो अब देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरणें होती हैं उनको संतुलित क्यों किया जाता है, यानी कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका क्या महत्व है और किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। अर्थात हम जो भी दो अभिकारक मिलाएंगे उनका जितना भी द्रव्यमान होगा और हमारा जो उत्पाद बनेगा उसका जितना भी द्रव्यमान होगा वो हमेशा बराबर रहता है। इसका अर्थ क्या है कि हमको रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करना पड़ता है, कि जिससे कि हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक है और उसके बाद जो बना हुआ उत्पाद है उसमें प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। इसलिए जो है हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं। अब एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड से हम यहाँ पर समझेंगे किस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्योंकि यह आपके सिलेबस में है तो यह भी हमको सीखना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो जैसे कि आपके पास एक अभिक्रिया है जिसमें कि आपका Fe यानी कि जो आपका लोहा है उसको H2O की उपस्थिति में
यहाँ पर रखा जाता है। तो हम जानते हैं जैसे ही हम लोहे को जल की उपस्थिति में या जल के पास रखते हैं, नमी में रखते हैं, आर्द्रता में रखते हैं, तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, यानी कि वहाँ पर एक नया उत्पाद Fe2O3 बन जाता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार की जो समीकरण है, यहाँ पर हमको एक समीकरण दे रखी है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे Fe है, यहाँ पर सिर्फ इसका क्या है, एक परमाणु है, जबकि यहाँ पे Fe के क्या हैं, 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यह जो समीकरण है यह अभी संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, तो सबसे पहले इसमें तो आपने जो समीकरण है उसको लिख दिया इस मेथड के अकॉर्डिंग। वैसे तो ये बहुत ही आसानी से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है तो हम देखेंगे किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो सबसे पहले आपने अलग अलग बॉक्सेस में अपने अलग अलग जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनको लिख दिया। इसके बाद जो है आपने सभी जो यहाँ पर तत्व उपस्थित हैं उनमें परमाणुओं की संख्या नोट कर दी है अगली टेबल में। जैसे कि Fe में जो है अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है और उसके बाद 4 ऑक्सीजन आपके राइट हैंड साइड में हैं। तीसरी कंडीशन में आप क्या करते हैं कि जिसमें सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर आपका क्या है, ये आपने यहाँ पर H2 था और यहाँ पर O4 है, तो O4 है तो हम जहाँ पर 4 ऑक्सीजन हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजनों को लगाएंगे, तो इसलिए हमने इसके आगे से लगा दिया 4। अब क्योंकि यहाँ पर 4 लगाया, इसके बाद क्या करते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित करते हैं। यानी कि फिर से हमने अब क्या कर दिया, यहाँ पर क्योंकि क्या हो रहे हैं, 4 और कितने हो गए, 4 दूने 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन 2 थे तो हमने इसके आगे से लगा दिया 4, तो ये भी हो गए 8। तो इस प्रकार से और जो आपका Fe है, फेरस है, लोहा है, वो यहाँ पर 3 परमाणु हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 1 था तो हमने इसके आगे लगा दिया 3। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि इस समीकरण के बाएं और दाएं तरफ जो आपकी समीकरण है वह संतुलित हो चुकी है। सारे के सारे जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान हो चुकी है। तो फिर से हम चेक कर लेते हैं, Fe हो गए 3, यहाँ Fe हो गए 3, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 8, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 4 दूने 8। ऑक्सीजन देखिए 1 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर भी हो गए 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हो गए कंप्लीट। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है वह संतुलित हो चुकी है। तो यहाँ पर हमको अब जो है इस जो समीकरण है इसमें इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखना है। तो जो भी ठोस है उसको हम ठोस लिख देंगे, उसके सामने हम S लिख देंगे, जो द्रव है उस पर हम L लिख देंगे, जो गैस है उसके आगे हम G लिख देंगे, और जो क्या है एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि जलीय विलयन है उसके आगे हम लिख देंगे AQ। अब देखिए जो हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण बनी थी उसमें जो आपका Fe है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो आपने इसके आगे लिख दिया S। आपका H2O क्या होता है, यहाँ पर गैसियस स्टेट में है, यानी कि वो क्या है अभी भाप के रूप में है, इसलिए आपने इसको लिख दिया G। और आपका Fe2O4 जो है यहाँ पर बना है और साथ में जो है H2 जो है गैस निकली है, तो इसको आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका यह रासायनिक समीकरण पूरी होती है। साथ में आप जो है इसके बाद इसका चरण 6 भी लिख सकते हैं, जिसमें कि आप इसकी ताप, दाब और उत्प्रेरक की अवस्थाओं को इस तीर के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझे हैं कि रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसको कैसे लिखा जाता है। साथ में हम समझे कि किस प्रकार से इन अभिक्रियाओं को जो है संतुलित किया जाता है। चलिए हम एक और उदाहरण से समझते हैं। तो माना हमारे पास जो है एक यहाँ पर एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO हमारे पास है। CO की जब हम करवाते हैं H2 के साथ अभिक्रिया तो यहाँ पर जो है आपका बन जाता है CH3OH, यानी कि आपका मेथेनॉल यहाँ पर बन गया है। तो अब हमारा इसको संतुलित करने की बारी है। तो कैसे इसको संतुलित करेंगे, तो हमने वही सबसे पहले समीकरण को लिख दिया है। अब जो है ये होता है आपका गैसियस फॉर्म में, आपका H2 भी है गैसियस फॉर्म में, और अब हमने देखना है कि दोनों तरफ
क्या ये जो दोनों तरफ के परमाणु हैं, जो तत्व हैं, ये क्या समान है। तो जैसे कार्बन है, कार्बन एक है, कार्बन बिल्कुल एक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गए। तो मैं इसके आगे से अगर 2 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। यानी कि ये रासायनिक समीकरण अब संतुलित हो चुकी है। इसके जो हैं तत्व हैं उनकी स्टेज भी आप लिख दीजिए कि कैसी है। तो ये CH3OH जो है, मेथेनॉल जो है, ये लिक्विड फॉर्म में आपको प्राप्त होता है और इसके लिए जो है आपको 340 ATM इतने दाब की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरणों को लिखते हैं। तो आपको जो है अब हमको यहाँ पर एक और रासायनिक समीकरण को संतुलित करके बताना है। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपको बताना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं। तो उसके लिए एक रासायनिक समीकरण है, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पेड़ पौधों को होती है, साथ में वो उनको वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, और उसकी उपस्थिति में जो है वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि C6H12O6 बनाते हैं। साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, और साथ में बनाते हैं H2O। तो यहाँ पर ये एक समीकरण मैंने लिख दी है जो कि यहाँ पर संतुलित नहीं है। तो आपको इस समीकरण को संतुलित करके जो है हमको बताना है और इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।